कल हम लोग वायुमंडलीय दाब के प्रभाव देखे थे, वायुमंडलीय दाब देखे थे, वायुमंडलीय दाब के प्रभाव देखे थे। ठीक है, तो हमारे अंदर मतलब कोशिका के अंदर से जो कोशिका जो है वो दाब क्या करता है, आरोपित करता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसी कारण हमारे शरीर क्या हो जाते हैं, पिचक नहीं पाते। ठीक है, तो हमारे कोशिका जो है दाब क्या करता है, आरोपित करता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसी कारण हमारे जो शरीर है वो पिचक नहीं पाते। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे कोशिका के अंदर से जो आरोपित जो दाब है वो क्या वायुमंडलीय दाब से अगर अधिक हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री: ग्लूकोज की खाली बोतल, कार्क, कांच की 2 मुड़ी हुई नलियां, गुब्बारा। सर्वप्रथम कार्क में 2 छेद कर चित्रानुसार मोड़कर कांच की नली लगाइए। पहली नली के निचले भाग में गुब्बारा लगाइए, कार्क को बोतल के मुंह पर लगाइए और दूसरी नली को मुंह में लगाकर बोतल के भीतर की हवा बाहर खींचिए। ऐसा करने पर नली पर बंधे गुब्बारे पर क्या प्रभाव, इसे नोट कीजिए। आप पाएंगे कि गुब्बारा धीरे धीरे फूल जाता है, कभी कभी यह अधिक फूल कर फट भी जाता है। ऐसा मुख्यतः बोतल के भीतर वायु दाब कम हो जाने के कारण होता है। इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिससे वाहिनियों का दाब अधिक होने के कारण वे फूल जाती हैं और कभी कभी फट भी जाती हैं। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्थान का वायुमंडलीय दाब अचानक कम हो जाता है तब आंधी तूफान आते हैं, और जब वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है तो वर्षा भी होने लगती है। हम क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं, बोतल में 2 नली लगा देते हैं, बोतल के मुंह पर क्या करते हैं, नली लगा देते हैं, और एक नली में क्या कर देते हैं, गुब्बारा बांध देते हैं। ठीक है, और उसमें पूरा दाब भरा रहता है। ठीक, तो दाब भरा रहता है बोतल के अंदर। जब हम उसको बाहर की ओर मुंह से क्या करते हैं, उसके मतलब मुंह से वो मतलब पाइप लगाकर उसके मुंह खींचते हैं, 2 नली लगा देते हैं। अब नली को मुंह से लगाकर उसके अंदर के मतलब दाब को खींचते हैं तो उसके भीतर का दाब कम हो जाता है। तो कम होने के कारण ये क्या हो जाता है, फूल जाता है और कभी कभी फट भी जाता है। ठीक है, तो ये इस मतलब कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, जो गुब्बारा है वो फूल जाता है और कभी कभी ये फट भी जाता है। वैसे ही जैसे कि हम पृथ्वी से क्या होते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, वैसे ही क्या होता मतलब हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, और रक्त वाहिकाओं का दाब अधिक होते जाता है, जिसके कारण वो क्या हो, फूल जाते हैं और कभी कभी फट भी जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाते हैं तो उसमें मतलब वायु दाब कम होते जाता है और हमारे जो शरीर के रक्त वाहिकाओं का जो दाब है वो अधिक होने लगता है, जिसके कारण वो फूल जाते हैं और कभी कभी फट भी जाते हैं। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब है वो मौसम को भी प्रभावित करती हैं। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण क्या होता है, मौसम को भी वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगर किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अगर किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आंधी तूफान भी आते हैं, और अगर एकदम ही कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब तो वर्षा भी होने लगती है। तो इस प्रकार वायुमंडलीय दाब का मतलब प्रभाव। अब हम देखेंगे वायुमंडलीय दाब का मापन। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए सन 1643 में टारिसेली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला पारद बैरोमीटर, दूसरा एनीरायट बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। तो एक वैज्ञानिक ने टारिशेली नामक वैज्ञानिक जो है वो 1843 में वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए एक यंत्र बनाया है जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ठीक है, टारिशेली जो नामक वैज्ञानिक है वो 1643 में क्या किया है,
एक यंत्र बनाया है जिसे हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं या वायु दाब मापी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और एनीरायड बायोमीटर। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। वायुमंडलीय बैरोमीटर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पारद बैरोमीटर और दूसरा एनीरायड बैरोमीटर। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? क्या द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं? तो क्रियाकलाप 7, आवश्यक सामग्री प्लास्टिक की एक खाली बोतल या टीन का डिब्बा, पानी। बोतल डिब्बे में पेंदे या थोड़ा ऊपर, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, चारों ओर समान ऊंचाई पर कील की सहायता से एक एक छेद कीजिए। अब बोतल को पानी से भर दीजिए। क्या सभी छेदों से निकलता पानी बोतल से बराबर दूरी पर गिरता है? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि बोतल, ठीक है, एक बोतल लेकर हम उसके चारों तरफ क्या करते हैं, नीचे से चारों तरफ छेद कर देते हैं। ठीक है, और उसमें पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो हम देखेंगे जो 5 छेद किए रहते हैं उनमें से पानी निकलता है। ठीक है, तो पानी डालेंगे तो वो निकलेगा, तो वो समान तो सभी इस तरह से जो छेद से पानी निकल रहा है वो यहाँ तक से दूरी तक गिर रहे हैं, और वैसे ही यहाँ तक से दूरी, तो ये समान दूरी तक गिर रहे हैं कि नहीं? यहाँ से भी जो निकल रहा है वो यहाँ तक आ रहा है, तो ये समान दूरी पर गिरता है। तो समान दूरी पर गिरता है तो जो द्रव जो है वो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर क्या करते हैं, समान दाब डालते हैं। ठीक है, अगर हम गहराई समान लिए हैं तो इसका दाब भी क्या होगा, मतलब समान दाब डालेगा। अगर ये इसके जगह में हम यहाँ पर कर देते हैं छेद को, तो वो मतलब गहराई क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर हो जाता, तो ये असमान दाब डालता। ठीक है, तो गहराई समान होने पर दाब भी क्या करता है, समान दाब डालता है। ये हो गया आप लोग का समझाने का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 17 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। पृष्ठ क्रमांक 17 में आप लोग का इनके उत्तर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? पहला क्वेश्चन है, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन N2, वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन N2, 21% ऑक्सीजन O2, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। हम लोग पढ़े थे तो मैं बताई थी कि वायु में कौन कौन सी गैस उपस्थित होते हैं। तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और शेष क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें और तथा धूल के कण वायु के गैसों में मिश्रित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं, जिससे त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। तो ओजोन परत क्या होते हैं, जो पृथ्वी से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती हैं, और ओजोन का जो एक अणु होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे हमारी त्वचा के कैंसर से बचाव होता है। तो इस प्रकार ओजोन परत है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं? वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा, वायुमंडल में कौन सी गैसें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में बहुतायत मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती हैं। वायुमंडल में बहुतायत मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर इतना ही होगा। ठीक है, अब है पृष्ठ क्रमांक 20 में आप लोग का इनके उत्तर दीजिए दिया है। पृष्ठ क्रमांक 20 में इनके उत्तर दीजिए दिया है आप लोग का। पोटेशियम, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होती है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती हैं। तो 2KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट और K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, तो ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये है ऑक्सीजन। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर वह तेजी से जलने लगता है। ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर वह तेजी से जलने लगता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो नहीं जलता, वो कोयले को और जलाने में सहायता करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं? तीसरा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के निम्न उपयोग हैं। दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के निम्न उपयोग हैं। पहला है, इसका मुख्य उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन करते हैं। इसका मुख्य उपयोग पौधे और जीवधारी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक है, दूसरा है, पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर इसे सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर श्वसन में करते हैं। ठीक है, श्वसन करते हैं। तीसरा है, अस्पताल में दमे दिल के मरीज तथा नवजात इसका उपयोग श्वसन में करते हैं। चौथा, वेल्डिंग में इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, अब है ये पृष्ठ क्रमांक 20 का इनके उत्तर दीजिए कंप्लीट हो गया है। अब पृष्ठ क्रमांक 24 में फिर दिया है, इनके उत्तर दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 24 में इनके उत्तर दीजिए दिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? पहला क्वेश्चन है, वायु को प्रदूषित करने वाली कौन कौन सी गैसें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें निम्न हैं। वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें निम्न हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा, सल्फर ऑक्साइड इत्यादि। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि जो हैं वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सड़क के नजदीक स्थित पेड़ की पत्ती व उससे दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर जमे पदार्थ में अब क्या अंतर पाते हैं? इसका पौधों की जैविक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, सड़क के नजदीक स्थित नीम के पेड़ की पत्तियों में धूल के कण बैठ जाते हैं, जिससे उसका शरध्न बंद हो जाता है, जिसके कारण वहां ठीक से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती, जिससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। जबकि दूर स्थित पेड़ की पत्ती साफ होती हैं और वे आसानी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो जो पत्ते मतलब सड़क के जो नजदीक होते हैं उसमें पत्तों में क्या हो जाते हैं? धूल के कण बैठ जाते हैं, जिससे उसके संरचना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर दूर होते हैं तो प्रकाश उसमें क्या होता है, मतलब सड़क के जो धूल के कण है वो
नहीं बैठ पाते। ठीक है,